नमस्ते। ग्रंथ वाचन श्रृंखला में जो हमारा अगला ग्रंथ है जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है नेहरू जी का, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का लिखित भारत की खोज। तो मैं थोड़ी सी प्रस्तावना पढ़ूंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली वक्ता ही नहीं बल्कि ख्यातिलब्ध लेखक भी थे। भारत की खोज उनकी प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। इस पुस्तक की रचना 1944 ईस्वी में अहमदनगर किले की जेल में हुई थी। पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी, बाद में हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ। भारत की खोज का जो ढांचा है वह पारंपरिक है। इसमें मौलिकता की कमी है। लेखक ने कई इतिहास ग्रंथों को पढ़कर इसे लिखा है। कहीं कहीं चयन की मौलिकता दिखाई पड़ती है। तो आगे हम पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा और नहीं प्रस्तावना पढ़ूंगी, भूमिका पढ़ूंगी। हम नेहरू जी के ही लिखे हुए से शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अहमदनगर का दुर्ग, ये लिखा गया था 13 अप्रैल 1944 से शुरू किया था। तो 20 महीने से अधिक हो गए जब हम लोग यहाँ लाए गए। ये 20 महीने से अधिक मेरे 9वें बंधन का समय है। हमारे यहाँ पहुँचने पर अंधियारे आसमान में झिलमिलाते हुए दूज के नए चांद ने हमारा स्वागत किया। बढ़ती हुई चंद्रकला के साथ उजाला पखवाड़ा शुरू हो गया था। तब से बराबर नए चांद का दर्शन मुझे इस बात की याद दिलाता रहा कि मेरे बंधन का 1 महीना और बीता। यही बात मेरी पिछली बंदीगृह यात्रा में हुई थी, जो दिवाली के दीपोत्सव के ठीक बाद वाले दूज के चांद के साथ आरंभ हुई थी। चांद, जो बंदीगृह में हमेशा से मेरा संगी रहा है, निकटवर्ती परिचय के कारण मुझसे और हिलमिल गया है। यह मुझे स्मरण कराता है कि सौंदर्य की, जीवन के ज्वार भाटे की और इस बात की कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। मृत्यु और पुनर्जीवन एक दूसरे के बाद अनंत क्रम से चलते रहते हैं, सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। और फिर भी सदैव एक से इस चांद को मैंने अनेक अवस्थाओं में अनेक कलाओं के साथ देखा है। संध्या के समय, रात के मौन घंटों में जबकि छाया सघन हो जाती है, और उस समय जबकि उषा की मंद समीर और चहक आने वाले दिन की सूचना लाती है। दिन और महीनों को गिनने में चांद कितना सहायक होता है, क्योंकि चांद का रूप और आकार अगर वो दिखाई पड़ता हो तो महीने की तिथि बहुत कुछ ठीक ठीक बता देते हैं। यह एक सरल जंत्री है, यद्यपि इसे समय समय पर सुधारते रहने की आवश्यकता है। और खेत में काम करने वाले किसान के लिए तो दिनों के जाने और क्रमशः ऋतुओं के परिवर्तन की सूचना देने वाले सबसे अधिक सुभेते के जंत्री है। बाहरी विश्व के सभी समाचारों से अलग हमने यहाँ 3 सप्ताह बिताए। हमारा किसी प्रकार का संपर्क नहीं था। भेंटें बंद थी, पत्र और समाचार पत्र नहीं मिलते थे, न रेडियो का प्रबंध था। यहाँ पर हमारी उपस्थिति भी एक राजकीय भेद की बात समझी जाती थी, जिसकी जानकारी उन अधिकारियों के अतिरिक्त जिनके वशवर्ती हम लोग थे और किसी को नहीं थी। यह एक निष्क्रमण्य सा शासन था, क्योंकि सारा भारत जानता था कि हम कहाँ हैं। इसके बाद समाचार पत्र मिलने लगे और कुछ सप्ताहों के पश्चात निकटवर्ती नातेदारों के पत्र भी, जो घरेलू बातों में होते थे। किंतु इन 20 महीनों में कोई भेंटें नहीं हुई और न कोई दूसरे संपर्क ही हो पाए। समाचार पत्रों के समाचार बहुत कटे छटे होते, फिर भी उनसे हमें युद्ध की गति का, जो विश्व के आधे से अधिक भाग को भस्म कर रहा था, कुछ अनुमान लग जाता था कि इस बात का कि भारत में अपने लोगों पर कैसी बीत रही है। हाँ, अपने लोगों के बारे में हम इससे अधिक नहीं जान पाते थे कि 20 हजार लोग बिना जांच या बाद के बंदीगृह में या देखरेख में हैं। हजारों लोग गोलियों से मार डाले गए, 10 हजार स्कूलों और कॉलेजों से निकाल दिए गए थे। युद्ध के नियम जैसी स्थिति सारे देश में फैल रही है। आतंक और डर सब जगह छाया हुआ है। जो 20 हजार लोग बिना किसी जांच के बंदी बना लिए गए थे, उनकी दशा हमारी दशा की अपेक्षा कहीं बुरी थी, क्योंकि न केवल उनकी भेंटें बंद थी, अपितु उन्हें पत्र या समाचार पत्र भी नहीं मिलते थे।
और पढ़ने के लिए पुस्तकें भी बहुत कम मिल पाती थी। बहुतेरे पुष्टिकर खाना न मिलने के कारण रुग्ण हो गए थे। कुछ हमारे प्रियजन सही सेवा और उपचार न हो सकने के कारण मर गए थे। भारत में इस समय युद्ध के कई हजार बंदी ज़्यादातर इटली के बस रहे थे। हम उनकी दशा का अपने देशवासियों की दशा से तुलना करते थे। हमें बताया जाता था कि जिनेवा के वचनबद्धता के अनुसार उनके साथ व्यवहार हो रहा है, किंतु भारतीय बंदियों और देखरेख में रहने वालों के लिए कोई वचनबद्धता या नियम नहीं था, अतिरिक्त उन ऑर्डिनेंसों के जो मनमाने ढंग से हमारे अंग्रेज अधिकारी समय समय पर निकालते रहते थे। अकाल। भीषण अकाल पड़ा, दहलाने वाला, ऐसा घोर कि वर्णन से बाहर। मलाबार में, बीजापुर में, उड़ीसा में और सबसे बढ़कर बंगाल के हरे भरे और उपजाऊ क्षेत्र में व्यक्ति, स्त्रियां, नन्हे बच्चे हजारों की संख्या में रोज़ खाना न मिलने के कारण मरने लगे। कलकत्ते में महलों के सामने लोग मरकर गिर पड़ते। उनके शव बंगाल के अनगिनत गांवों की मिट्टी की झोपड़ियों में और देहातों में, सड़कों पर, खेतों में पड़े थे। लोग विश्व में सभी जगह मर रहे थे और युद्ध में एक दूसरे को मार रहे थे। सामान्य रूप से ये मृत्यु शीघ्रता थी। मृत्यु होती प्रायः बहादुरी की मृत्यु होती। किसी उद्देश्य, किसी दावे को लेकर ये मृत्यु होती और ऐसा जान पड़ता था कि इस विक्षिप्त विश्व में ये मृत्यु होने वाली घटनाओं का निष्ठुर परिणाम है। इनसे अंत है उस जीवन का जिस पर हमारा बस नहीं, जिसे हम ढाल नहीं सकते। मृत्यु सब जगह साधारण सी बात हो रही थी, किंतु यहाँ मृत्यु के पीछे न कोई उद्देश्य था, न कोई हेतु, न उसकी कोई आवश्यकता ही थी। यह व्यक्ति के निकम्मेपन और कठोरता का परिणाम था। यह मानव की उत्पन्न की हुई थी। यह एक धीमी, भयानक, जूं की चाल से रेंग कर आने वाली बात थी और उसमें परिशोध का कोई पक्ष नहीं था। बस जीवन का मृत्यु में मिलना और उसमें समा जाना था। ऐसा था कि मृत्यु धसी हुई आँखों से और क्षीण कंकालों से जीवन रहते रहते झांक रही थी। इसलिए यह उचित नहीं समझा जाता था कि इसकी चर्चा की जाए। अप्रिय प्रसंगों के बारे में बात करना या लिखना भला नहीं समझा जाता था। ऐसा करना एक अभागी परिस्थिति को नाटकीय ढंग से दिखाना हो जाता। भारत और इंग्लिस्तान के अधिकारियों की ओर से झूठे समाचार निकलते, किंतु शवों की ओर से आंखें नहीं मूंदी जा सकती थी। वे वास्तविक स्थिति को उजागर कर रहे थे। जब नरक की ज्वाला बंगाल के दूसरी जगहों के लोगों को भस्म कर रही थी, उस समय बड़े अधिकारियों ने हमें यह बताया कि युद्ध के कारण से भारत का किसान संपन्न है और उसके यहाँ खाने का अभाव नहीं है। बाद में यह कहा गया कि जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें प्रांतीय स्वराज का दोष है और भारत की सरकार या लंदन का इंडिया ऑफिस संविधान के अनुसार प्रांतों व कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वास्तव में यह संविधान के आश्रित था, टूट चुका था, ठुकराया जा चुका था, या इस तरह कहें कि वायसराय के बिना अंकुश के अधिकार से निकालने नित्य नए ऑर्डिनेंसों के माध्यम से परिवर्तित होता रहता था। यह संविधान अंततः एक अकेले व्यक्ति की निरंकुश सत्ता बन गया था, ऐसे व्यक्ति की जिसे विश्व के किसी भी निरंकुश से ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। इस संविधान को स्थायी सर्विस के कर्मचारी, विशेषकर सिविल सर्विस और पुलिस के लोग चला रहे थे, और वे लोग उत्तरदायी थे गवर्नर के प्रति, जो वायसराय का मुख्य प्रतिनिधि था, और वह मंत्रियों को जहाँ कहीं भी वे थे अनदेखा कर सकता था। मंत्री लोग भले हों या बुरे, मौन अनुमति के कारण अपने पदों पर बने हुए थे। ऊपर से आए हुए आदेशों को टालने का उनमें साहस नहीं था, और वे सर्विस के लोगों तक की स्वतंत्रता में, जो वास्तव में उनके अधीन होते थे, हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सकते थे। अंत में कुछ करना ही पड़ा। थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाई गई, किंतु इस बीच 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख लोग मर चुके थे। कोई नहीं जानता था कि उन भयानक महीनों में भूख के मारे या रोग से कितने लोग मरे। कोई नहीं जानता था कि कितने लाख लड़के, लड़कियां और नन्हे बच्चे मृत्यु से तो बच गए, किंतु जिनकी बाढ़ मारी गई तथा तन से और आत्मा से जो टूट गए, और अब भी व्यापक अकाल और रोग का भय देश पर मंडरा रहा है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की 4 स्वतंत्रताएं, अंभाव से स्वतंत्रता, फिर भी संपन्न इंग्लिस्तान और उससे भी अधिक संपन्न अमेरिका ने शरीर की उस भूख की ओर ध्यान नहीं दिया जो भारत में करोड़ों लोगों को मार डाल रही थी।
उसी प्रकार जिस प्रकार की उन्होंने आत्मा की उस प्यास का तिरस्कार किया जो भारत के निवासियों को सता रही थी। बताया गया कि धर्म को धन की आवश्यकता नहीं है और खाना पहुंचाने वाले यान लड़ाई की आवश्यकताओं के कारण नहीं मिल रहे हैं, किंतु सरकारी रोक के बाद भी और बंगाल की भयानक घटनाओं को अल्प करके दिखाने की इच्छा के इंग्लिस्तान और अमेरिका तथा दूसरी जगहों के मन रखने वाले और सहानुभूति रखने वाले लोगों ने, पुरुषों और स्त्रियों ने हमारी सहायता की। सबसे अधिक सहायता की चीन और आयरलैंड की सरकारों ने, जिनके साधन थोड़े थे, जिनके सामने अपनी बड़ी कठिनाइयाँ थीं, किंतु जो स्वयं अकाल और दुख का कटु अनुभव रखते थे और जिन्होंने पहचाना था कि भारत के तन और आत्मा को कौन सी बात पीड़ित कर रही है। भारत की स्मृति लंबी है, किंतु चाहे वह कुछ भूले या याद रखे, मित्रता और सहानुभूति के इन व्यवहारों को वह कभी नहीं भूलेगा। तो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला अध्याय में 2 दिन बाद पढ़ूंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी इसमें रुचि हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।